हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन, जहां हम करने वाले हैं तैयारी बोर्ड्स में 100 लाने की, एज वेल एज सीयूटी में हम लोगों का टारगेट होने वाला है 100 परसेंटाइल इन इकोनॉमिक्स। सो आज के इस इकोनॉमिक सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग इंडिया के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एज वेल एज हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, जो है पाकिस्तान एंड चाइना। इससे रिलेटेड भी बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ कैसे हुई है उसके बारे में जानेंगे एंड कंपैरिजन भी करेंगे बट अमंग दीज 3 कंट्रीज़। सो चलो सबसे पहले हम लोग आज का कंटेंट देख लेते हैं, दैट आज के सीरीज़ में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई ताकि उनकी जीडीपी इंक्रीज़ हो सके, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। देन हम लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में जानेंगे। नाम दे के घबरा मत जाना, ये चाइना में किया गया था। थोड़ा सा यहीं बता देती हूँ दैट ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो चाइना की पॉलिसी है एंड ये कैसे इम्प्लीमेंट हुई, क्यों इम्प्लीमेंट की गई, ये सारा हम लोग डिटेल में जानेंगे। देन हम लोग ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी चाइना का ही एक रेवोल्यूशन है ना। देख रहे हो, चाइना की हिस्ट्री को भी जान रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, दैट ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई वहाँ पे। देन हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना ने कौन कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाई ताकि उनकी जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो सके और कंट्री के जो हालात है वो और ज़्यादा सुधर सके, है ना। तो इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स अपनाए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी पढ़ेंगे, जो कहाँ थी, चाइना में थी, अब तो उसको हटा लिया गया है एंड उसके वो हटाने के बाद कौन सा पॉलिसी लगा दिया गया था, 2 चाइल्ड पॉलिसी, है ना। देख रहे हो चाइना के बारे में कितना सब कुछ पढ़ने वाले हैं, एकदम मज़ेदार सेशन होने वाला है आज का। देन हम लोग जानेंगे दैट पाकिस्तान की जो स्लो रेट ग्रोथ है वो क्यों है, उसके मीजर्स क्या हैं, उसके कारण क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ में डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। देन हम लोग लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई डोंट नो बट बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को देखते ही मतलब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली बुक्स में ना ये कहीं कॉलम में दिया होता है, वो हाईलाइटेड नहीं होता है, इस वजह से बच्चे ये वाला टॉपिक भूल जाते हैं दैट ये भी चैप्टर में है। बट मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है एंड मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता दैट ये कंटेंट भी बुक में है। सो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देन हम लोग कंपेरिजन करेंगे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लिटरेसी रेट एंड मैनी मोर सच काइंड ऑफ थिंग्स से हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिकेटर्स से। देन हम लोग करेंगे मेरे फेवरेट क्वेश्चन, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टार क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। सो ये हमने थोड़ा देख लिया है दैट आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। चलो सो हम पहली स्लाइड पे हमारी चलते हैं, जो कि होने वाला है इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। देखो हम लोगों ने इंडियंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें जान ली है ना। हमने एलपीजीज पॉलिसीज़ पढ़ ली हैं, हमने आईपीआर 1956 के बारे में जान लिया है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में ना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में ये देखा गया है दैट मोस्टली इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं चाइना एंड पाकिस्तान से रिलेटेड, ठीक है। सो उसको तो एकदम अच्छे से करना है और इसमें हम लोग थोड़ी बहुत रिवीजन करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले देखो, इंडिपेंडेंस तो सबको पता है ना, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। एंड हम लोगों ने कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम अपनाई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वैसे तो आंसर यहाँ लिखा ही हुआ है और आप लोगों को पता भी होगा बट हमारी कंट्री कौन सी इकोनॉमी पे चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में, यानी कि हमारे देश में पीएसयू तो है ही, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो हैं ही जो कि सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। बट हमारी जो कंट्री है वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट कंपनीज भी तो एग्जिस्ट करती हैं ना, जिनका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसीलिए हमारी कंट्री ने क्या किया दैट हम पब्लिक या फिर सिर्फ प्राइवेट इकोनॉमी बन के नहीं रहेंगे, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएंगे। तो आप लोगों के लिए मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ दैट हाउ मैनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, 3 टाइप की होती है ना। देखो अब तो मैंने ये भी हिंट दे दिया था 3 टाइप की होती है, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो इसका। देन हम लोग जानेंगे दैट हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो कब आया था, 1951 में, जो प्लानिंग कमीशन हमारी लेके आई थी। देन हम लोगों ने आईपीआर के बारे में हमारे प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है। आईपीआर क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी
रेजोल्यूशन 1956। अब यहाँ ना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि 3-fold क्लासिफिकेशन हो गया, है ना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल सोप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसमें जाना था। बट आप लोगों को इसमें एक चीज़ का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है, दैट जो पहला IPR था ना, जो हमारा फर्स्ट IPR था, वो कब आया था? वो 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में आया था। बट हम लोग 56 के बारे में क्यों इतना पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल था, ये बहुत डीप असर छोड़ के गया था और इसने मतलब स्टार्टिंग के डेज में बेनिफिट प्रोवाइड किया था हम लोगों को, और ये बहुत इम्पैक्टफुल रहा था एज़ कम्पेयर टू 1948 वाले से। इसीलिए बुक में इसका इतना डीप में दे रखा है रेदर देन उसके बारे में, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट फर्स्ट IPR कब आपका आया है कंट्री में, तो आपने क्या लिखना है? 1948। बट अगर आए कौन सा इम्पैक्टफुल रहा है, तो आपको किसके बारे में लिखना है? IPR 1956 के बारे में। देन हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था, दैट ग्रीन रेवोल्यूशन कितना इम्पैक्टफुल रहा था, उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, दैट ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, जो हमारे पुअर पीपल थे उनकी कितनी हेल्प करी थी, गरीबों को बेसिकली जो प्रोडक्शन हब जो हमारा इतना क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से जो बफर स्टॉक्स क्रिएट होने लग गए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे ग्रेन, वीट, गेहूँ, चावल जैसी चीज़ें थी उनको बहुत चीपेस्ट रेट पर सेल करने लगे थे गरीब लोगों को, जिससे क्या हुआ, गरीब लोग जो अपना मोस्ट ऑफ द मनी, जो ज़्यादातर पैसा खाने की चीज़ों पे लगा रहे थे, अब वो उसको सेव कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें उन्हें बहुत कम रेट पे गवर्नमेंट की तरफ से दिलवाई जा रही थी, सब्सिडाइज्ड रेट पर। एंड हमारी कंट्री में बफर स्टॉक बनने लग गए थे, है ना, वीट, राइस जैसी चीज़ों के, ताकि हम लोग उन चीज़ों को बुरे हालातों में इस्तेमाल कर सके, जैसे कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो इन सिचुएशंस में हम लोग बफर स्टॉक का यूज़ कर सके। तो इतने सारे हम लोगों ने बेनिफिट डिस्कस करे थे। देन हम लोगों ने इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे। डिसएडवांटेजेस में क्या था, दैट जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सीड्स यूज़ होते थे हमारे, वो क्या होते थे, बहुत हाई पेस्ट अटैक हो जाते थे उन पे, यानी कि वो बहुत प्रॉन थे हाई पेस्ट अटैक के, है ना, जिसकी वजह से जो किसान है, मतलब उसमें देखो पेस्ट अटैक हो गया तो क्या होगा, किसान की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती थी, है ना। तो क्यों आज तो बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जैसी चीज़ें हम लोग यूज़ कर देते हैं, ताकि फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, और पेस्टिसाइड्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे पेस्ट वगैरह कीड़े जो लग जाते हैं फसलों में वो मर जाए। तो आज के टाइम में तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बट 1960s के टाइम पे लोगों को उतनी चीज़ें नहीं पता थी, जिसके वजह से कीड़े लगने की वजह से जो पूरी की पूरी फसल थी ना, वो उनकी ख़राब हो जाती थी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे आए थे 1951 में। अच्छा देखो, उसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म से तो जानते हैं, बट उसका एक और सेकंड नेम है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बोलते हैं हम इसको, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फटाफट बता दो। और इस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? इस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में जाके हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। बट 1991 में वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। एंड यू नो व्हाट, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, उन्होंने अपनी पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से कर रखी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री ले रखी है। एंड उस टाइम पे हमारे देश के क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। और 1991 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना, नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो। वैसे तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। चलो, हम लोगों ने ये भी देख लिया दैट हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या थी, हम कब आज़ाद हुए, कौन सा सिस्टम एक्सेप्ट किया हम लोगों ने, पहला हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो कब आया था, IPR 1956 के बारे में जान लिया। और पहला IPR कब आया था? 1948 में। देन ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने कैसे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा। देन हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, है ना। इसका सेकंड नेम कमेंट कर दिया, चलो मैं ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। LPG है ना इसका सेकंड नेम, LPG भी तो इसको बोलते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग जानेंगे दैट पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या रही थी। देखो, पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, है ना। देन इन्होंने कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम अपनाई? इन्होंने भी बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अपनाया था कि हम भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रखेंगे एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी रखेंगे, है ना। और आज के टाइम में पाकिस्तान में मतलब जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ है वो चाइना ही चला रही हैं, तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। देन इन्होंने अपना फर्स्ट प्लान कब लेके आई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान
ये लेके आई थी 1956 में। देखो हमारे बाद लेके आए थे ये लोग, हम कब लेके आए थे 51 में, और पाकिस्तान कब लेके आया है 56 में, यानी कि हमारे से 5 साल बाद। उसके बाद इन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़ जैसी चीज़ों को 1950s में लागू किया, है ना। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या था, दैट जो चीज़ें हम लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं, उसको हम बाहर से नहीं खरीदेंगे बल्कि अपने देश में उसका प्रोडक्शन करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने कब की थी 1950s में की थी। देन ग्रीन रेवोल्यूशन उनका भी 1960s में ही था, हमारा भी 1960s में ही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनकी कंट्री में कब आए थे 1988 में, यानी कि हमारे से कितने साल पहले आए थे, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारे से 2 साल पहले ही पाकिस्तान ने 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लिए थे। चलो ये हमने उनकी स्ट्रेटेजीज़ भी देख ली। अब हम लोग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजीज़ के बाद चाइना की स्ट्रेटेजीज़ पर आते हैं। अब चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, यानी कि बेसिकली चाइना को इंडिपेंडेंट कंट्री एज कब देखने लग गए हम लोग 1948 में। किस ईयर में 1948 में, यानी कि हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 47 में, बट रिपब्लिक ऑफ चाइना कब 1948 में। देन उनका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब आया, उनकी जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने प्लान्स क्रिएट करना कब शुरू किए, उन्होंने शुरू करे 1953 में। याद रखना 1953 में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इंडिया का कब आया था 1951 में, पाकिस्तान का कब आया 1956 में, एंड चाइना का कब आया 1953 में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो IPC, PCI, कुछ भी सीक्वेंस बना के अपना डेट्स लर्न कर लेना, बिकॉज डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक भी नंबर यहाँ से वहाँ गया और आंसर गलत होने का खतरा बढ़ जाता है। बट डोंट वरी, आपको मैं सारी डेट्स लर्न करवा दूंगी। जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपके लिए डेट्स वाली सीरीज़ भी लेके आऊँगी, ताकि एकदम परफेक्टली हम लोग 100 स्कोर करने के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, चलो सो ये हमने डेट्स भी देख ली। देन इकोनॉमिक सिस्टम चाइना का क्या है, चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट है, यहाँ पे मिक्स्ड है, आई डोंट नो व्हाई। जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है रेदर देन मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, ये चीज़ याद रखना दैट चाइना की जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे चलती है। देन हम लोग इसकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में। मैं आपको डीपली बताऊंगी दैट ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ उसका। ये बेसिकली ना जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था उसमें ना जो चाइना का मोटिव था वो ये था दैट हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमें स्टील जैसी चीज़, जो स्टील इंडस्ट्री है ना उसमें चाइना को आगे निकलना है। सो उसके लिए इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्टार्ट किया था, और इन्होंने मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर में कमी ना आए उसके लिए कॉम्यून्स वगैरह बनाए थे, तो वही ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा कॉमन है, जनरली देखा जाता है। देन मैं आपको ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया, चाइनीज़ बड़े चालू थे, उनको जैसे ही लगा ना दैट ये जो स्टूडेंट हैं, ये टीचर्स हैं, मतलब चाइनीज़ नहीं, जो इस टाइम के मतलब इन पे जो रूल कर रहे थे इस टाइम पे, यहाँ पे कौन था, माओ था, माओ। तो उस टाइम पे माओ ने दिमाग लगाया दैट यार टीचर्स, प्रोफेशनल वर्कर्स, स्टूडेंट्स, ये लोग जो है ना, ये लोग मेरी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ना खड़े हो, इसीलिए उन्होंने ये चालू कर दिया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें इन्होंने बोला दैट आप लोग क्या करो ना, आप लोग कंट्री साइड वाले इलाके में जाओ। कंट्री साइड का मतलब होता है आप विलेजेस, गांव वाले इलाकों में जाओ और गांव के लोगों से सीखो, गांव के लोगों से जानो दैट लाइफ क्या होती है, काम कैसे करते हैं। तो इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को, स्टूडेंट्स को गाँव के इलाकों में भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने कैसे वो सारी चीज़ें करी उसके बारे में जानेंगे। देन चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए थे, 1978 में। कब हुआ है, 1978 में, और इसको सही कर लेना, सोशलिस्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हमारे 1978 में। देन वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक बच्चे की नीति, चाइना ही ऐसी नीति अपना सकता है ना, तभी तो उसकी पॉपुलेशन आज गिर गई है और इंडिया की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। हम लोग अब वन नंबर पे आ गए हैं, जिस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। चाइना की कैसे कम हो गई, बिकॉज उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की थी ना, किस ईयर में, 1979 में। चलो जी, ये देख लिया। अब थोड़ा यहाँ डेट्स भी देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना ने किस ईयर में करी है, 1978 में, ठीक है। यहाँ पे चाइना लिख दो। पाकिस्तान ने कब करी है, पाकिस्तान ने करी है 1980
1948 में, और इंडिया ने कब करी है? इंडिया ने करी है 1991 में। तो डेट्स बहुत याद रखनी है आप लोगों को, बहुत अच्छे से डेट्स को याद कर लो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रिफॉर्म्स का वो भी देख लिया किस किस ईयर में कौन सी कंट्री ने करा है। अब हम लोग चलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड की तरफ। देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है ना, बेसिकली ये इस एम से किया गया था दैट अब ना हम चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बड़ा हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट आ सके। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, लोगों को एनकरेज करना शुरू करा दैट आप अपने घर के बैकयार्ड में क्या कीजिए, स्टील इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू करें, है ना। तो लोगों ने भट्टियाँ वगैरह लगाना शुरू कर दिया ताकि वो लोग सारी चीज़ें मतलब स्टील वगैरह उस घरों में बनाना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को लगा यार बड़ा मस्त आइडिया है, और ये किसने करवाया था? माओ ने। वैसे तो इनका नाम माओ जेडोंग है, माओ जेडोंग नाम है इनका पूरा, वैसे तो बहुत बड़ा नाम है बट इतना नाम आपको याद रखना है, माओ जेडोंग, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट 1950 के टाइम पे कौन थे चाइना में, तो याद रखना माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग जो थे ना, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज करने की तरफ चाइना को क्या बोला दैट आप लोग जो है ना अपने घरों के बैकयार्ड में भट्टियाँ वगैरह लगाना शुरू करो और स्टील वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है दैट यार हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमारी कंट्री में स्टील हम खुद ही बनाएंगे, बट प्रैक्टिकली ये उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि लोगों ने जोश में आके स्टील तो बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टील मार्केट से मैच नहीं कर रही थी। मतलब देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना वो मशीनरीज में स्टील बना रही थी, तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी बेटर थी, और चाइनीज़ लोग मतलब जो चाइना के लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो लोग घर में भट्टियाँ लगा के कर रहे थे, जिसकी वजह से जो उनका क्वालिटी था ना वो मैच नहीं हो पा रहा था वर्ल्ड वाइड क्वालिटी से, जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। उसके अलावा अब देखो अगर सारे लोग ही इंडस्ट्री की तरफ चले गए, अगर सारे ही भट्टियाँ बनाने लग गए, स्टील वगैरह का काम करने लग गए, तो एग्रीकल्चरल एरिया को कौन देखेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी निकाला गया। इसमें इन्होंने क्या किया, लगभग 2600 कॉम्यून्स बना दिए और बोला दैट एग्रीकल्चर पे ना कोई भी एक इंसान काम मत करो, एग्रीकल्चर पे आप लोग कलेक्टिवली वर्क करो, अपने रिसोर्सेज को पूल करो, उसको यूज़ करो और अपनी प्रोडक्शन को बूस्टअप करो। तो इसके लिए इन्होंने कॉम्यून्स बना दिए। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड पे सुनने में तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है दैट इंडस्ट्रियलाइज पे फोकस करेंगे, है ना, हम लोग एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों को कलेक्टिवली फॉलो करेंगे ताकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया था। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग इंडस्ट्रीज़ में एंगेज हो गए थे, वो भट्टियाँ वगैरह लगा के स्टील का काम करने लग गए थे, और ये जो कॉम्यून्स बन गए थे ना, ये जो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे वो उतना इफेक्टिव हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से इस टाइम पे चाइना में भुखमरी जैसे हालात भी पैदा हो गए थे। अब हाउएवर पुअर प्लानिंग फोर्स्ड लेबर एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज इस पॉलिसी से सबने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी जो पॉसिबल ही नहीं था ना। अब तुम खुद देखो यार, तुमने इंडस्ट्री तो लगा ली, लेकिन अगर तुम्हें ग्राहक ही नहीं मिलेगा तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, कस्टमर ही नहीं आएगा, तो तुम कैसे प्रॉफिट कर पाओगे ना। और वही हुआ चाइना के साथ कि चाइना के लोगों ने स्टील बनानी तो शुरू करी बट वो स्टील कोई खरीदने ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट में उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल थे ना, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और चाइनीज़ तो वैसे भी, चाइना का सामान तो पॉपुलर इसीलिए ना कि चल गए तो चल गए वरना कुछ नहीं होने वाला उनका, है ना, बहुत टेम्परेरी चीज़ें होती हैं उनकी तो वैसे भी। तो और जो स्टील का था क्वालिटी की वजह से वो वैसे ही मार्केट में बिक नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, इनकी वजह से इनको वैसे ही इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इनकी डाउन हो गई थी, लॉस झेलना पड़ा था। ऊपर से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें जो कम्यून बनाए गए थे वो भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे। बिकॉज देखो अगर मेरी ज़मीन है ना तो मैं जी जान लगा के उस ज़मीन पे काम करूँगी, खूब मेहनत करूँगी, लेकिन उसी ज़मीन पे अगर मतलब मैं तो अपनी ज़मीन पे खुशी खुशी काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे को एज अ कम्यून बना के किसी और की ज़मीन पे भेज दिया जाएगा ना काम करने, दैट तुम अलग 10 लोगों के साथ मिलकर ग्रुप बनाओ और उसकी खेती में हेल्प करो, तो मेरा मन नहीं लगेगा, ठीक है। बिकॉज ये ना ह्यूमन साइकोलॉजी है दैट आप अपनी चीज़ों के लिए ना 100% एफर्ट्स लगाओगे, लेकिन वही चीज़ दूसरों के चीज़ों में ना आप नहीं कर सकते, आपका मन ही नहीं करेगा करने का। और इसी टाइप की चीज़ ना यहाँ हो रही थी एग्रीकल्चर में कि लोग अपने फील्ड्स पे तो फिर भी काम करने को राजी थे, लेकिन दूसरों के फील्ड पर दूसरों के लिए काम करने को कोई राजी नहीं था। इसीलिए ये जो कम्यून्स थे ना ये उतना इफेक्टिवली चाइना में काम ही नहीं कर पाए, जिसका रीज़न क्या था, भुखमरी जैसे हालात पैदा होने लग गए चाइना को, यानी कि दो तरफा अटैक हो गया। इंडस्ट्रीज़ भी अच्छे से नहीं रन कर पाई क्योंकि क्वालिटी नहीं दे रही थी, और दूसरा
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं हुई, बिकॉज लोग ढंग से काम नहीं कर रहे थे, ये उतना इफेक्टिव आइडिया नहीं निकला। तो यही था हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब यहाँ पे मैंने 1958 to 62 दे रखा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कब लागू हुआ, तो आपने 58 लिखना है, ठीक है, दैट 1958 में ही आया था। चलो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम चलते हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो यही है माओ जेडोंग, है ना, मस्त फ़ोटो बनाई है मैंने, मतलब मैंने तो नहीं बनाई, बट ये उनकी फ़ोटो है, देख लो, मज़ा आया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये भी हमारा चाइना का ही एक पॉलिसी है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो ग्रेट प्लोटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन ना बेसिकली एक तरकीब थी माओ की, दैट कैसे भी लोगों का ना ध्यान भटकाना है, क्योंकि 1958 वाला जो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड था ना, वो उतना इफेक्टिवली काम किया नहीं, लोगों को असर दिखा नहीं। तो माओ ने कहा दैट यार ये पढ़े लिखे लोग तो समझदार होते हैं, अब ये कहीं ना मेरे अगेंस्ट ना चले जाए, क्योंकि कोई असरदार हुआ नहीं, घाटा लग गया, फेमाइन जैसी मतलब बेसिकली बहुत बुरी कंडीशन हो गई, भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पढ़े लिखे लोग ना कहीं मेरे अगेंस्ट आवाज़ ना उठा दे। तो उसी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने ये कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू करा। माओ ने कहा दैट जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको कंट्री साइड में भेजो, यानी कि गांव के इलाकों में भेजो, उनसे काम करवाओ और सिखाओ उन्हें ज़रा। तो ये बेसिकली तुम देख रहे हो कितना दिमाग लगाया, शातिर दिमाग, दैट लोगों का ध्यान भटक जाए और लोगों को लगे कितना अच्छा मतलब हमारा मंत्री है, दैट पढ़े लिखे लोगों को गाँव के एरिया में भेज रहा है ताकि उन्हें हमारी इंपॉर्टेंस वैल्यू पता चले। तो ये बेसिकली एक चाल थी कल्चरल रेवोल्यूशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया दैट ग्रेट प्लोटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था। इसमें आपने सिंपली यही लिखना है दैट माओ जेडोंग ने ये लॉन्च किया था, जिसमें पढ़े लिखे लोगों को कंट्री साइड एरिया में भेजा गया ताकि वो काम करके नई नई चीज़ों को सीख सके, ठीक है। आपकी बुक में भी इसके बारे में ज़्यादा गिवन नहीं होगा, बिकॉज ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना, इसीलिए बुक्स में भी जनरल इतना डीप नहीं दिया होता है। आपने सिर्फ ये रखना है दैट माओ ने क्या किया था इस रेवोल्यूशन के दौरान पे, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स को गांव के एरिया में भेजा ताकि वो गांव के लोगों से नई नई चीज़ें सीखे और उस काम को करे। चलो जी, ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर अप हो गया। देख रहे हो कितना फटाफट हम लोग पढ़ते जा रहे हैं चीज़ों को। अरे ये टॉपिक ही बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। देन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना में। देखो जैसे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं, हम लोगों ने LPG को फॉलो किया था, है ना। ये सिलेंडर वाला LPG नहीं है, ये हमारा वाला LPG है, हमारी कंट्री वाला LPG है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने क्या करा, हमने ओपन डोर पॉलिसी, मतलब हमने ओपन डोर पॉलिसी तो चाइना की है, बट हम लोगों ने लिबरलाइजेशन में क्या किया था, हम लोगों ने इसमें हमने थोड़े जो हमारे आइडियोलॉजीज थे उसको लिबरल करा, जैसे तारीफ, कोटास जैसे सिस्टम को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी तक इन सारी चीज़ों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को रोक रखा था, उतनी कंट्री ग्रोथ नहीं कर रही थी। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन हम लोगों ने लोगों को बहुत सारी छूट दी, ये तारीफ, कोटास जैसी चीज़ों को हटा दिया, है ना। क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हम लोगों ने इतने सालों तक मतलब लगा के रख रखा था उसको भी रिमूव कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में हम लोगों ने क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को एनकरेज करने लग गए, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अभी तक लॉस में चल रहे थे वो लोग क्या करते थे, अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देते थे, है ना। सो ये सारी चीज़ें हमने प्राइवेटाइजेशन में देखी। देन हमने ग्लोबलाइजेशन में क्या देखा, दैट अब हमारी कंट्री जो है ना दूसरे कंट्रीज़ में भी मतलब बेसिकली इंटीग्रेट कर रही हैं अपनी इकोनॉमी को, ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करा जा सके। तो ये हमने LPG में देखा था। अब हमने तो ये फॉलो कर लिया, बट यहाँ हम ये पढ़ेंगे दैट चाइना ने अपनी कंट्री की GDP को इंक्रीज़ करने के लिए क्या स्टेप्स लिए थे। तो सबसे पहला स्टेप जो चाइना ने लिया था वो था ड्यूअल प्राइस सिस्टम का। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट चाइना कौन सी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि चाइना का सबसे पहला मोटो क्या है, चाइना का सबसे पहला मोटो है दैट उनकी कंट्री में जो पुअर है, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी को बेसिकली कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है, जनरली आपको कमांड इकोनॉमी ही मिलेगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वैसे तो देखने में लगता है यार गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में फ़ायदा करते हैं, तो उस टाइप की इकोनॉमी थी हमारी। बट एक्चुअल में डुअल प्राइस सिस्टम में क्या कर रहे थे दैट यार दो प्राइस पे भेजे जा रहे थे। पहले तो था स्टेट प्राइजेस, यानी कि वो प्राइस जिस पर गरीब लोगों के बारे में सोचकर सेट किए जाते थे, और ये प्राइस कौन सेट करता था, गवर्नमेंट सेट करती थी। कैसे, जैसे मान लो, इमेजिन करो दैट जो वीट है वो
200 रुपये किलो बिक रहा है, वैसे इतना महंगा नहीं बिकता है, मैं तुम्हें जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। वीट यानी गेहूँ, ठीक है, तो इसको इतना सीरियसली मत ले लेना। मान लो कि जो वीट है वो 200 किलो रुपये मिल रहा है, वैसे इतना महंगा नहीं होता, मैंने तुम्हें जस्ट एग्जाम्पल दिया है, तो तुम ये मत सोच लेना चाइना में इतना महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका प्राइस ये है तो इसके ना 2 प्राइस बना दिए जाएंगे। पहला प्राइस तो वो होगा जिसको हम स्टेट प्राइस बोलेंगे, जिस रेट में ये लोग ये सामान गरीबों को बेचेंगे। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी थी ना, गरीबों के बारे में पहले सोचना था। तो पहले जो स्टेट प्राइसेस तय होंगे वो कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करेगी। क्यों तय करेगी? ताकि जो गवर्नमेंट है वो गरीबों के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें होती है उन्हें कम रेट में सेल कर सके, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सके। और खाने पीने की चीज़ हो गई या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, बेसिक कमोडिटीज़ होती है, वो फैसिलिटीज़ उनको मिल सके। तो इसीलिए कोई भी सामान सबसे पहले स्टेट प्राइसेस पे तय होता था। गवर्नमेंट तय करती थी कि इस प्राइस पर गरीबों को ये सामान बेचना है हम लोगों को, ठीक है। एंड सेकंड होता था मार्केट प्राइस पे, यानी कि मार्केट प्राइस में बेसिकली कि ओपन मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है या फिर ओपन मार्केट में जो भी जो भी डिमांड एंड सप्लाई की चेन है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस तय कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं करे होगी। लेकिन जो पहली चीज़ थी वो ये थी दैट कोई भी कमोडिटी गुड्स या सर्विसेज आएगी, गरीबों के लिए जो प्राइस तय होगा ना वो हमेशा गवर्नमेंट ही तय करेगी, जो कि मार्केट प्राइस से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस का तो पहला मकसद ही यही होगा ना दैट हमें पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन स्टेट प्राइस में ऐसा नहीं होगा। स्टेट प्राइस में जो भी गवर्नमेंट प्राइस तय करेगी वो हमेशा मार्केट प्राइस से कम होगा। क्यों? ताकि वो चीज़ गरीबों को कम रेट पर बेची जा सके। और मार्केट प्राइस किस पे डिसाइड होगा? जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होगी, यानी कि जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए, गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें किस पे आपकी प्राइस डिसाइड होगा? मार्केट प्राइस पे डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई चेन। बट इससे पहले हम किसके बारे में सोचेंगे? पुअर पीपल, गरीब लोगों के बारे में। क्यों? क्योंकि चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। चलो जी, हमने ये डुअल प्राइस सिस्टम के बारे में जान लिया है ना, दैट ये कैसे काम करती थी और ये 2 डिफरेंट प्राइजेस कैसे बनाती थी। देखो, अब जो चाइना थी ना, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 2 फेसेस में खोला था। मतलब उन्होंने ऑल ऑफ सडन सारे चेंजेस नहीं करे थे। उन्होंने बोला दैट हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलेंगे और 2 डिफरेंट फेसेस में खोलेंगे। तो जो उनका इनिशियल फेज था ना वो था हमारा 1978 से लेकर 1992 का पीरियड। चाइना की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चाइना के रिफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हम उसमें इन्होंने ज़्यादातर किस फील्ड में ध्यान दिया? एग्रीकल्चरल फील्ड में। इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने इनिशियल फेज पर बहुत ध्यान दिया। जैसे एग्रीकल्चर में वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करने लग गए, है ना। जैसे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था ना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़। इस टाइप के टेक्नोलॉजीज़ को चाइना में भी, मतलब चाइना भी और ज़्यादा बढ़ावा देने लग गई, लोगों को बताने लग गई और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब ये क्यों करा जा रहा था और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? देखो, बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ऐसी जगह है जहां आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जो चाहिए होती है, जैसे कि चीप लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इस टाइप की चीज़ों पर जोर दिया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में भी तो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे कि ये गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, इनको आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सारे जोन्स पर ज़्यादातर जो भी कंपनीज़, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह की कंपनीज़ आती हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती हैं ताकि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को आराम से रन कर सको, है ना। तो इसी टाइप के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चाइना भी बनाने लग गए, जहाँ पे वो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, लेबर प्रोवाइड कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर दी थी। सो ये सारी चीज़ें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जितनी फॉरेन कंपनीज़ किसी भी कंट्री में आती है ना, तो वो अपने लोगों को अपनी कंट्री से नहीं लेके आती है काम करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आईफोन है ना, एप्पल है, ब्रांड एप्पल। तो अगर एप्पल किसी भी कंट्री में जाके अपना स्टोर ओपन करती है तो वो अपनी कंट्री से थोड़ी लेके आती है लोगों को कि तू चल भाई मेरे स्टोर में काम करियो, तू सेल करियो, तू क्लीननेस का तू देख लियो डिपार्टमेंट, या फिर तू ये करियो। अगर वो हमारी कंट्री में अपनी कोई स्टोर ओपन करेगी या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेगी तो यहाँ के लोगों को ही रोज़गार मिलेगा ना, यहाँ के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों पे चाइना ने ध्यान देना शुरू करा ताकि मैक्सिमम
जो फॉरेन कंपनीज़ है वो चाइना में ही आए। आज के टाइम में आप देखो ना, चाइना में कितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, वो ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जैसे लाइसेंसिंग। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत घंघोर वाला मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ एक लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन अगर आपको अपनी इंडस्ट्री चाइना में डालनी है ना, तो चाइना की बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग के लिए कोई एग्रीमेंट या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। उसने सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रखा है। क्यों? क्योंकि जितनी कंपनीज उसके देश में खुलेंगी, लोगों को उतना ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, है ना। अब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों को पैसा भी मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी टाइम के साथ बढ़ेगा। और किसी भी कंट्री का मोटो यही है ना, दैट हमारी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े प्लस हमारा जीडीपी भी बढ़े। तो अगर देश में जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी टाइम के साथ, उतना उनका जीडीपी इंक्रीज होगा, है ना, और उतना उनको प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली। तो इनिशियल फेज में उन्होंने किस पे ध्यान दिया? एग्रीकल्चर पे प्लस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे। अब लेटर फेज में देखो उन्होंने किस पे ध्यान दिया? 1992। देखो 1992 में उन्होंने बेसिकली प्राइवेटाइजेशन करना थोड़ा बहुत शुरू करा, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनका कुछ पोर्शन प्राइवेट सेक्टर्स को भी देने लग गए। इसका पर्पस क्या था? दैट ऐसा नहीं है दैट वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना चाहते थे। उनका एक ही पर्पस था, दैट हमें किसी भी कंडीशन में ना अपने देश के हालातों को बदलना है और इकोनॉमी में सुधार लाना है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन करना भी शुरू कर दिया। देन वो WTO, अब WTO देख के घबरा मत जाना, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने लिखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी बन जाते हैं, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली वो यही तो करती है ना, दैट किसी भी कंट्री को अगर किसी दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस करना है, कंपनी रन करनी है या इंडस्ट्री ओपन करनी है तो वो कर सके, है ना। कोई भी कंट्री बहुत हार्श रूल्स ना लगाए कि तुम मेरे यहाँ कंपनी नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ना, तो इस पर ध्यान रखने के लिए तो हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, तो वो WTO है जो बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखती है, दैट कोई भी कंट्री ऐसे तानाशाही ना करे दैट तुम मेरी कंट्री में नहीं व्यापार कर सकते। अब जैसे हम सबको पता है दैट चाइना और इंडिया की उतनी नहीं अच्छी बनती है, इंडिया और पाकिस्तान की भी उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इट मीन्स क्या? हम लोग एक दूसरे से बिजनेस ही नहीं करेंगे, हम दोनों की कंट्रीज़ में एक दूसरे की कंपनी आएंगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। इंडिया में तो उल्टा चाइनीज़ प्रोडक्ट भरे पड़े रहते हैं, है ना। टॉय से लेकर मतलब कार तक बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज हमारे इंडिया में आती है, रन करती है, मस्त मोटा पैसा छापती है ना, और हमारे लोग ही खरीदते हैं। अब तुम लोग ज़्यादा दूर क्यों जाना, दिवाली के टाइम पे देख लो, लाइट्स, चाइनीज़ लाइट्स लेके जाते हैं घर में सजाने के लिए, है ना। इनफैक्ट जो हमारे मतलब जो हमारे भगवान जी वाली मूर्ति होती है वो भी मोस्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट ही होते हैं, है ना। वो मस्त जो शाइनिंग वाले ग्लॉसी होते हैं वो सारे चाइनीज़ वाले ही होते हैं, मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं। अब तुम लोग ऐसे वो मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, दीदी ये क्या बोल रही है चाइनीज़। भगवान, भाई भगवान को तो कोई भी बना सकता है ना मूर्तियाँ। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ दैट दिवाली के टाइम पे जो आप लक्ष्मी माता, गणेश जी की मूर्तियाँ लेके आते हो वो भी मार्केट में ज़्यादातर चाइनीज़ मूर्ति ही मिलती हैं, ठीक है। और उनको हम मस्त खरीदते हैं, पूजा करते हैं, फन करते हैं, एंजॉय। क्रैकर्स तक हम चाइना वालों के फोड़ते हैं, देख लो, ये तो हमारे हाल है। तो चलो अब हम थोड़ा लेटर फेस की बात कर ली हम लोगों ने, जिसमें वो लोग WTO के मेंबर बन जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री करने लग जाते हैं। इट मीन्स अपना जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर में बेचने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया और उसका रिजल्ट क्या निकला? चाइनाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग गया, है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों पे ध्यान दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए इतना कुछ किया, तो ऑब्वियसली ग्रो तो करेगा ही, और वही चीज़ हो रही है। हम लोगों ने ये भी देख लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें किया है चाइना ने। इसके अलावा किया है 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक बच्चे वाली नीति। अब ये जान लो, देखो 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना का करने का ये रीज़न था दैट चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1979 में चाइना ने क्या कहा दैट बस अब 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, अब हमने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है। अगर नहीं करी ना तो आबादी मतलब बढ़ती जाएगी। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था चाइना के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद इनकी पॉपुलेशन में अफेक्ट पड़ा था, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो घटने लग गई थी।
अब चाइना ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई ना, तो उसका एम तो बहुत अच्छा था, दैट पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। लेकिन इस वन चाइल्ड पॉलिसी ने जितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, उतने ही उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी दिए। जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ना जो फीमेल अबॉर्शन रेट था वो चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि ना जेंडर इम्बैलेंसेस जैसे सिचुएशन होने लग गई थी। यानी कि लोग क्या कर रहे थे, दैट अगर एक ही बच्चा बॉर्न होना है, एक ही बच्चा पैदा करना है, तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे दैट जो पहला बच्चा है वो बॉय हो, बेबी बॉय हो, रेदर देन बेबी गर्ल। तो लोग ना छुपा के पहले ही जेंडर जान लिया करते थे बेबी का, दैट बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। एंड अगर बेबी गर्ल होती थी तो अबॉर्शन करवा दिया जाता था मदर का। तो तुम देखो, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर एक फीमेल का अबॉर्शन करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से फीमेल हेल्थ तो अफेक्ट होती ही होती थी। वो तो सीन है ही, दैट अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अबॉर्शंस एक फ़ीमेल का होता है, तो यार उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अफेक्ट होती है, उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती है। ये चीज़ बहुत लोगों को नॉर्मल लगती है अबॉर्शन, दैट बच्चा गिरा दिया या फिर बच्चा साफ करवा दिया, बट अगर आप थोड़ा इस पर सोचो तो ये बहुत सीरियस इशू है। जनरली इनफैक्ट इंडिया में भी ये देखा गया है दैट फीमेल अबॉर्शंस जो होते हैं, वैसे तो ये बहुत गलत चीज़ है अबॉर्शन जैसी चीज़ें। यार लोग मतलब बहुत सेंसिटिव टॉपिक को मजाक में लेते हैं, बट आई थिंक कुछ मतलब इसको सीरियसली लोगों को समझना चाहिए दैट अबॉर्शन के टाइम पे फीमेल को मेंटल हेल्थ तो अफेक्ट होती है, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी असर पड़ता है अगर 3 से 4 बार से ज़्यादा अबॉर्शन उसका हो रखा हो। और ऐसे ही हालात चाइना में पैदा होने लग गए थे कि लोगों ने सोचा दैट अगर एक ही बच्चा बॉर्न होना है तो वो बेबी बॉय हो, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ अबॉर्शन जो फीमेल थे उनके इंक्रीज़ होने लग गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जेंडर इम्बैलेंस होने लग गया। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ तो है वो इंक्रीज़ होने लग गई, लेकिन जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो डिक्रीज़ होने लग गई। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही सेम मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और जैसे स्टेरिलाइजेशन जैसी चीज़ें जो थी वो फीमेल्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे नसबंदी जैसी जो चीज़ें होती हैं उनका जो नंबर था चाइना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इन सारी चीज़ों का असर ना सबसे ज़्यादा फीमेल्स को ही हो रहा था, बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही थी, ये सारी चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ रही थी। उनका मतलब जो चाइना का सेक्स रेशो था वो भी ख़राब होता जा रहा था ड्यू टू दिस पॉलिसी। सो इस मतलब ये सारे उसके इम्पैक्ट थे, जिसकी वजह से फाइनली 2016 में चाइना को रियलाइज़ हुआ दैट यार हमारी पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो रही है, बट उसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से 2016 में चाइना ने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी को हमेशा के लिए मतलब एबॉलिश तो नहीं, बेसिकली विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया। दैट वन चाइल्ड पॉलिसी हम विड्रॉ कर रहे हैं अभी के लिए। और इसके बहुत सारे रीजंस थे, एक तो ये फीमेल वाला रीज़न है। इसके अलावा 2016 तक चाइना को लगा दैट हमने हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने 2016 में वो पॉलिसी विड्रॉ करके क्या पॉलिसी लाई गई, 2 चाइल्ड पॉलिसी। दैट चाइना को लगा दैट यार पॉपुलेशन कंट्रोल करते करते हमने सेक्स रेशियो भी ख़राब कर दिया, अब हमारे पास लेबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मतलब ओल्ड एज पीपल के नंबर्स थे ना इस टाइम में बढ़ गए थे। इस वजह से जो मतलब गवर्नमेंट थी वो चाहती थी दैट यार अब लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा दें, ताकि देश में मतलब बेसिकली लोगों के नंबर्स ऑफ चाइल्ड बढ़े और उन्हें यंग जनरेशन मिल सके काम करने के लिए। बिकॉज बूढ़े लोग उतने प्रोडक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ दैट बूढ़े लोग काम ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो काम कर सकते हैं, बट उतना प्रोडक्टिवली वो असर नहीं दिखा सकते, उतना इफेक्टिवली वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को नहीं समझ सकते। इस वजह से भी ये 2 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ी, और जो हमारी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो तो 2016 में वापस ले ली गई चाइना द्वारा, चाइना ने वापस ले ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट पाकिस्तान की स्लो ग्रोथ रेट का रीज़न क्या है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा स्लो क्यों ग्रो हो रहा है, या फिर जो री इमर्जेंस है पॉवर्टी वो क्यों हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका 2 फॉर्मेट में आ सकता है। पहला तो मैंने हेडिंग लिख दी सुंदर सुंदर, दूसरा इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी क्यों हो रहा है, यानी कि जो हमारा पाकिस्तान है बेसिकली उसमें गरीबी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो उसके ये 4 मेन रीजंस है, वैसे तो बहुत सारे रीजंस है, बट हमें इन 4 मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है। सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो हम सभी को पता है दैट वहाँ पे मिलिट्री कूप होता रहता है, यानी कि सैनिक तख्ता पलट जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी मतलब बहुत लंबे टाइम तक पाकिस्तान को रन
नहीं कर पाता। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री वर्क करता है, मतलब बेसिकली उतने इफेक्टिवली वहाँ पे काम नहीं हो पाता, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके पास होता है, मिलिट्री के पास होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी मिलिट्री के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई सी भी चीज़ ऐसी करी, प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की कोशिश करी, तो उसको क्या करा जाता है, उसको हटा के नया प्रधानमंत्री बना दिया जाता है ना। और जो पुराना वाला होता है भाई वो तो देश में रह ले, वही बहुत मतलब बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि पहले कौन था पाकिस्तान में, मुझे बताओ करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। और जो इनसे पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि इमरान खान, वो क्या कर रहे थे, मतलब बेसिकली उनको मिलिट्री कूप ही तो हुआ ना, जिसकी वजह से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और नए वाले को रख दिया गया, पीएम बना दिया गया। और अब क्या, अब वो जेल में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन दिनों बड़े दंगे हो रहे हैं। न्यूज़ सुनते ही होगे तुम लोग बहुत दंगे कर रहे हैं। जो इमरान खान की पार्टी थी बेसिकली, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, अब उनकी वाइफ वो पार्टी रन कर रही हैं और खूब देश में दंगे हो रहे हैं कि इमरान खान को रिहाई दो, इस टाइप के नारे चलाए जा रहे हैं देश में। ये सारा पॉलिटिकली हो रहा है। तो बेसिकली जो फर्स्ट रीज़न है ना जिसकी वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो ये है दैट पाकिस्तान पॉलिटिकली बहुत इनस्टेबल रहता है। कुछ पता नहीं है पाकिस्तान का, आज कोई और सीएम है, पता चला आधी रात को किसी और को बना दिया गया उठकर। इसके वजह से कोई पर्टिकुलरली वहाँ पे ग्रोथ की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यार आज सीएम ने कोई डिसीजन लिया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, मिलिट्री को पसंद नहीं आया, कल हटा दिया उसको, बात ख़त्म वहीं पे। तो वो जो पॉलिसी लानी थी अब वो नहीं आ पाएगी क्योंकि हमारा नेता ही बदल गया है। तो ये सारी सिचुएशंस पाकिस्तान में नॉर्मल है। देन आ जाता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन। देखो पाकिस्तान ना मतलब वो ना अपनी मतलब पाकिस्तान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड मेन रीज़न ये है वो नहीं हो पा रही है कि दैट वो ना लोन के एक डेप्थ ट्रैप में फंस चुका है बड़े बुरी तरीके से। किस में फंस चुका है? डेप्थ ट्रैप में। यार उसके पास बहुत कर्जा आ गया, बहुत ज़्यादा कर्जा है और वो ना अपनी मतलब सांसें ना फॉरेन लोन के भरोसे गिन रहा है। सीरियसली फॉरेन लोन पे उसकी ज़िंदगी बहुत डिपेंडेंट है। वो फॉरेन लोन के बदौलत बस चला रहा है जैसे तैसे अपनी कंट्री को। बीच में मैंने ना एक न्यूज़ सुनी थी कहीं पे, किसी मतलब यूट्यूब पे ही आई है, सुनी थी मैंने कहीं, दैट यार वो अपने गधों को बेच रहा है ताकि थोड़ा बहुत कंट्री में पैसा आ सके। तो ऐसे तो हालात हो रखे हैं उसके। और बाकी तो पता ही है तुम लोगों को, न्यूज़ तो सुनते ही हैं सारे, है ना। हमारी मीडिया तो वैसे भी मस्त बटरिंग करके दिखाती है एकदम, मतलब कंपैरिजन, बटरिंग तो नहीं कहूँगी, मतलब कंपैरिजन तो बढ़िया करके देती है मीडिया, है ना। सो ये हालात है उनके, क्योंकि वो ना अपनी पूरी मतलब जितना भी उनका सब कुछ चल रहा है वो फॉरेन लोन के ही भरोसे चल रहा है ना। वो किसी भी कंट्री में जाते हैं ना तो वहाँ के पीएम से मिलने नहीं जाते हैं, वो बोलते हैं यार तुम हमें लोन दे दो, हमारे देश की हालत बड़ी ख़राब है। चाइना तो मतलब उसका इतना बढ़िया दोस्त है, लोन भर भर के दे रखा है, भर भर के दे रखा है ना। तो चाइना ने तो वैसे ही उसको इतना लोन दे रखा है। अब वो कभी चाइना के पास फिर से चला जाता है दैट लोन दे दे, तो चाइना भी सोचते हैं क्या ही यार दोस्त है, जब देखो मांगता रहता है। तो आजकल उसने भी देना बंद कर रखा है ना। देन हमारा आ जाता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा बेसिकली क्या होता है, वो पैसा जो हम बेसिकली सामान के इंपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, है ना। वो पैसा ही नहीं है उनके पास, वो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ से आएगा बाहर का सामान, बाहर से कहाँ खरीदेंगे, क्योंकि गरीबी ही इतनी है इनके देश में, भरी पड़ी है गरीबी। इनकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी हमेशा कम ही रहता है पाकिस्तान का। देन आ गया टू मैनी एक्सपेंस ऑफ डिफेंस, यानी कि यार उसके पास जो पैसा भी आता है ना, मान लो उसने लोन लिया तो लोन आते ही ना वो बम बारूद गोलियाँ बंदूकें खरीदने लगता है। ये नहीं कि देश में कोई नई पॉलिसी रिफॉर्म वगैरह लाया जाए उसमें पैसा लगाए, नहीं, पैसा आया बम खरीदो, बारूद खरीदो, बंदूकें खरीदो। आई मीन यार वो ना अपने देश के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए सोचता ही नहीं, उसको पैसा आते ही बस लगा दो, जंग पे लगा दो जितना पैसा लगाना है। तो मुझे ही लगता है ऐसा, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दैट यार जितना पैसा बम बारूद पे हम लोग लगाते हैं ना, उसका अगर हम लोग नहीं पाकिस्तान जितना पैसा बम बारूद गोली पे लगा रहा है ना, अगर उसका 50% भी अपने देश के ग्रोथ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसी चीज़ों पे लगाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। बट स्टिल ये बात मैं उन्हें नहीं समझा सकती, उनकी गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए ऑब्वियसली। सो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो बहुत रुकी पड़ी है, एकदम स्टेगनेंट है, हो ही नहीं रही है। और क्या है स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, रुकी हुई है, ठीक है। तो ये इस वे से आपसे पूछा जा सकता है और ये जनरली 3 या 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। 3 मार्क्स का आएगा तो सीधा 4 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। चलो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्या है लिबर्टी इंडिकेटर। देखो
लिबर्टी इंडिकेटर से ना बेसिकली मतलब होता है दैट आप जिस देश में रहते हो उस देश में आपको बोलने की आज़ादी कितनी है। आप कहोगे दीदी बोलने की आज़ादी ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो मान लो मैंने आपको एक बड़े अच्छे देश में भेजा है, एकदम सब कुछ है वहाँ पे आपको बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया रहने की जगह मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बट आपसे एक ही अधिकार नहीं है आपके पास, दैट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, व्यूज़ को, थॉट्स को किसी के सामने नहीं बता सकते हो। यानी कि उस देश में सब कुछ है लेकिन आपको आपकी बातें रखने का अधिकार नहीं है। तो जस्ट इमेजिन ना, अगर मुझे, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन स्टिल अगर मुझे अपने विचार को ही प्रकट करने का अधिकार ना मिले तो मैं कैसे उस देश में रह सकती हूँ। इसी चीज़ को बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी का मतलब ही फ्रीडम होता है ना। आधे बच्चों को तो पता ही होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता। लिबर्टी का मतलब ही फ्रीडम होता है ना। तो अगर आप एक ऐसे देश में हो जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी दे रखी है लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, आपको अपनी मतलब अपने थॉट्स, व्यूज़ प्रेजेंट करने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है, तो वो एक हमारे लिए क्या हो गया, बैकवर्डनेस का रीज़न हो गया ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी देश को की ग्रोथ को चेक करने का। अब देख लेते हैं लिबर्टी इंडिकेटर में इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होती है। ये सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, रिलीजियन एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम्स। पॉलिटिकल फ्रीडम्स का मतलब बेसिकली है दैट आपको अगर इलेक्शन में खड़ा लेना है तो ये नहीं देखा जाएगा आप अमीर हो, गरीब हो या फिर क्या हो, आप खड़े हो सकते हो इलेक्शंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार दिया जाए, या फिर जो पार्टी या फिर जो पीएम या प्रेसिडेंट आपके देश पे मतलब आपका प्रेसिडेंट या पीएम है वो कैसा वर्क कर रहा है उस पर आपको व्यू रखने का, थॉट रखने का चांस दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें लिबर्टी इंडिकेटर में ही इंक्लूड होती है। मतलब जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें मिलती है ना, इट मीन्स उस वहाँ का लिबर्टी इंडिकेटर बहुत बढ़िया, एकदम मस्त मक्खन मलाई की तरह चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है। ठीक है, ये वो हमारे क्या हो गया, लिबर्टी इंडिकेटर्स। इस मीन्स उस देश का बहुत गजब का है। ठीक है, बट अगर किसी देश में ऐसी चीज़ें नहीं है, इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे लिबर्टी इंडिकेटर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। यानी कि आप अपने थॉट्स को, विचारों को लोगों के सामने नहीं रख सकते हो। अगर आपको कोई पॉलिसी प्रोग्राम पसंद नहीं आती है तो आप उसके अगेंस्ट आपकी आवाज़ नहीं उठा सकते हो, है ना। ऐसी चीज़ों को, मतलब अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, इट मीन्स वहाँ लिबर्टी इंडिकेटर बहुत ख़राब है, लो लेवल का है। ठीक है, हायर इंडिकेटर इंक्लूड्स अ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड रेस्ट्रिक्शंस रिफ्लेक्ट अथॉरिटेरियन और ऑपरेसिव सिस्टम। यानी कि अगर लिबर्टी, हम हायर लिबर्टी कैसे जाने दैट यहाँ पे हायर लिबर्टी है, अगर किसी जगह पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे इंडिया है ना, इंडिया में आपको सारी फैसिलिटीज़ यार मिल जाती है दैट आपको अगर अपने व्यूज़, थॉट्स प्रेजेंट करने हैं तो आप बोल सकते हो ना। उसका मतलब आपको अगर कोई नेता नहीं पसंद आता तो आप खुल के बोलते हो दैट यार ये नेता ये काम कर रहा है लेकिन नहीं पसंद आ रहा है बिकॉज ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं सोचता। लोग ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर किसी कंट्री में उसके नेता के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, आप आंदोलन नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें देन प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसी को हम लिबर्टी इंडिकेटर से प्रेजेंट करते हैं। कंपैरिजन में हम दो टॉपिक ही डिस्कस करेंगे बेसिकली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से कौन कौन सी चीज़ें जिस पर तीनों कंट्री का कंपैरिजन करेंगे, और जीडीपी जानेंगे दैट 1980 से 1990 के टाइम पे कैसी जीडीपी रही है। सबसे पहले ये चार्ट देख लेते हैं। देखो ये चार्ट बेसिकली इंडिकेटर्स है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के। जैसे कि ये पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें आपको इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में दे रखा है। ये पिक्चर आएगी थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रॉपरली पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें मैं ट्राई करती हूँ दैट ये ब्लर ना दिखे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेसिकली ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो ये देखता है दैट कौन सी कंट्री लिटरेसी के मामले में, मोर्टेलिटी रेट के मामले में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में कितना आगे है और उनको कितने प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एक डाटा प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की वैल्यू क्या है, 0.645, देन चाइना की है 0.761 एंड पाकिस्तान की है 0.557। देन HDI में इंडिया की रैंक कितनी है, 130, चाइना की कितनी है 87 एंड पाकिस्तान की है 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ, यानी कि जो एक इंसान इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में कितनी एज तक जी सकता है, क्योंकि जितने इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी ना, इट मीन्स उतनी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का है। तो देख लो इंडिया में है 69.7। ये आपको डेटा जो है घोट के पीने की ज़रूरत नहीं है, लर्न रट्टा नहीं मारना,
आपने ना बेसिकली जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होगी मैं स्टार बना दूंगी, तो आप सिर्फ उस पर ध्यान दे सकते हो। मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि कितने बच्चे जो है मतलब स्टडीज़ कर पा रहे हैं, तो इंडिया में है 0.5, चाइना में 8.1 एंड पाकिस्तान में 5.2। ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है हमारा, इंडिया का है 0.681, चाइना का इतना एंड पाकिस्तान का है 5.005 और चाइना का है 16.57। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब यानी कि जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से कितने, मतलब पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है वो कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। तो उसका रेशियो इंडिया का है 21.9, चाइना का है 1.7 और पाकिस्तान का है 24.3। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं, यानी कि 1000 में से कितने बच्चे जो हैं मर जाते हैं, ठीक है। तो आज़ादी के टाइम पे हमारा तो बड़ा ख़राब था, है ना। तो देख लेते हैं इस टाइम पे कितना सुधार हुआ है। ये डाटा आपका 2017 to 19 का डाटा है, बुक्स में आपको यही डाटा देखने को मिलेगा आपकी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का 29.9, चाइना का 7.4 और पाकिस्तान का 57.2। इट मीन्स सबसे बढ़िया चाइना का है ना। चाइना में 1000 बच्चों में से सिर्फ 7.7 बच्चे मान लो डेथ उनकी हो रही है। इट मीन्स वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इंडिया को अभी भी इस पर वर्क करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान का तो बड़ा बुरा हाल है, ऑलमोस्ट 57 बच्चे मर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है। देन हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात कर लेते हैं। देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। इसका मतलब होता है बेसिकली बच्चे को बॉर्न करते टाइम जो मदर एक्सपायर हो जाती है, जिन मदर्स की डेथ हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ, ठीक है। वो कितना है 133 है इंडिया का, 29 है चाइना का एंड 140 है पाकिस्तान का। इस मामले में आप देख सकते हो, इस मामले में बोल सकते हो दैट चाइना तो बहुत बढ़िया है और सबसे ख़राब वैसे तो पाकिस्तान का है, बट हमारा भी कुछ अच्छा नहीं है। 133 बहुत बड़ा नंबर मानूंगी मैं इसको, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इट मीन्स पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन, यानी कि कितनी % पॉपुलेशन को बेसिक सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है। इंडिया की है 60, चाइना 75 एंड पाकिस्तान 60। ओवरऑल देखे तो सेम पे, मतलब हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान है वो तो सेम नंबर है, बट जो चाइना है वो 75 पे है। ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हो आप लोग। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, देखो ये जो बेसिक नेसेसिटी होती है लाइफ की, इसकी भी परसेंटेज निकाल रखी है। इसकी इंडिया में है 93, पाकिस्तान में इट्स 98 एंड चाइना में इट्स 96 एंड पाकिस्तान में 91। देन हमारी लास्ट है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रंस कितने हैं, यानी कि वो बच्चे जिनको प्रॉपर नरिशमेंट वाला खाना नहीं मिल रहा है, अंडर नरिश्ड है वो, जिनको हिंदी में कुपोषित बोला जाता है, वो कितने हैं। 37.9 इंडिया का है, 8.1 चाइना एंड 37.6 पाकिस्तान। यहाँ भी इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम लाई कर रहे हैं, बट चाइना का बहुत कम है, ओनली 8.1%। इट मीन्स वो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा है। तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करते हो तो चाइना बहुत अच्छी पोजीशन पे है इस मामले में, है ना, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। चलो जी, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। ये आपको लर्न रट्टा नहीं मारना है, प्लीज़ रट्टा मारने मत बैठ जाना। ये जस्ट आपको एक डाटा समझाना था, एक्सप्लेन करना था चीज़ें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसमें से आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है रैंक लर्न कर लो बस। आप देखो रैंक की पाकिस्तान, इंडिया की क्या रैंक है, चाइना की क्या रैंक है एंड पाकिस्तान की क्या रैंक है, सिर्फ ये वाली रो लर्न करनी है, बाकी वरना कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है डाटा का, ठीक है। समझ के जानी है चीज़ें बढ़िया तरीके से। अब हम देख लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, बेसिकली जो जीडीपी है उसके बारे में। देखो जो चाइना है 1980 से लेकर 1990 तक कितना इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि उसकी जो जीडीपी है वो $306 मिलियन से कितने में आ गई, $914 बिलियन तक की हो गई। कितना हाई जंप लगा है। ये सारा किस वजह से हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से जो उनका हुआ था, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस ईयर में हुआ है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, ठीक है। और जो इंडिया का जीडीपी था वो किससे बढ़ा, $183 बिलियन से इम्प्रूव होकर किस पे आया, 326 बिलियन। इतने पे जीडीपी इंक्रीज हो गया। मतलब हमने भी हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इम्प्रूवमेंट करी विद अ स्लोअर ग्रोथ रेट, बट हमारी ग्रोथ रेट कम थी चाइना से एज़ कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान की भी जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ हुई,
मॉडरेटली स्पीड में इंक्रीज हुई है 30 बिलियन से 71 बिलियन की तरफ। तो ये हमने थोड़ा जीडीपी भी डिस्कस कर लिया दैट किसकी जीडीपी कितनी बढ़ी है। अगेन ये डाटा भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में इसमें कैसे क्वेश्चन आता है मैं थोड़ा वो बता देती हूँ। देखो बोर्ड्स में ना आपको ऐसे एक चार्ट आएगा, ठीक है, मतलब ये थोड़ा मैं रफ चार्ट बना रही हूँ, इसी वे में आता है आपका। इसमें ना आपको चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया के बारे में नाम दे देंगे और डाटा दे देंगे। फॉर एग्जांपल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे दिया, यहाँ पे मैं IM लिख रही हूँ, इट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो दे दिया जैसे 6%, 8%, 7%, और बोला इस डाटा को देखते हुए हमें बताओ दैट किस में इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको इसी डाटा को एनालाइज करना है और इसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे ईजी क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स का कि डाटा को एनालाइज करके बताओ, लिखो। तो जो आपको दिख रहा है ना वही आपको लिखना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। इसमें आप कैसी कैसी चीज़ें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मान लो पुअर है तो आप लिख सकते हो दैट पाकिस्तान को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की ज़रूरत है ना। जैसे इंडिया का अभी भी उतना अच्छा नहीं है, इंडिया के बारे में भी लिख सकते हो दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को स्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे सिचुएशंस को रिड्यूस किया जाए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है उसके बारे में लिख सकते हो, कंपैरिजन शो कर सकते हो। और ये वाले क्वेश्चन आपके 3 मार्कर में आएंगे ही आएंगे। मैं ये भी नहीं बोल रही शायद आएंगे, आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म्ड है, 100% कन्फर्म्ड है ये क्वेश्चन आपका आएगा। दैट कंपेयर करो डाटा को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डाटा को रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपको कंपैरिजन वाले आंसर में हेल्प करेगा। वो भी कंपैरिजन का चार्ट एग्जाम में गिवन होता है, आपको जस्ट उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा जीडीपी वाला टॉपिक भी कवर हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक पे, यानी कि स्टार क्वेश्चंस और मेरे फेवरेट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले क्वेश्चन ही आ गया जो हम इतना डिस्कस कर रहे थे। वाई डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एबॉलिश्ड वन चाइल्ड पॉलिसी इन 2016? 2016 में क्यों एबॉलिश किया चाइना ने? फटाफट लिख दो आंसर, कॉपी निकालो, कॉपी निकालने का टाइम आ गया और आंसर लिखना शुरू करो। और अगर किसी में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको उसका आंसर कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा मेजर रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। इतना बताया मैंने, इतना क्यों हो रहा है ये? टू मच एक्सपेंस ऑफ, किस पे वो लोग खर्चा कर रहे हैं इतना सारा? बम गोली बारूद पर, पहला पॉइंट तो वो आ गया। दूसरा पॉलिटिकली इनस्टेबल है पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो जो 4 पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं वही इस पर लिख देना, है ना। तो आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन आ गया लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में कि लिबर्टी इंडिकेटर आपका होता क्या है और ये क्यों किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ये तो अच्छे से आना चाहिए, मैंने इतने प्यार से समझाया है तुम लोगों को पूरा चैप्टर, और ये तीनों क्वेश्चन बड़े ईजी है। सो कॉपी निकालो, आंसर लिखना शुरू करो, और जिसमें डाउट हो तो उसके लिए तो मैं हुई ना। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।